मुख्य वक्तव्य के लिए यहाँ पर मुख्य वक्तव्य देते हुए हम लोगों को अनुग्रहित करेंगे सुशील सर। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह के सेमिनार के प्रमुख अध्यक्ष प्राचार्य आदरणीय उमेश कुमार चौधरी जी, प्रमुख मैं कहता हूं प्रमुख अतिथि मैडम डॉक्टर पुतल सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर उमर फारूकी जी, सोशियोलॉजी के हमारे अग्रज आदरणीय श्री उदयकांत झा जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान प्रोफेसर अवनीश भारती जी, डॉक्टर पंकज कुमार जी, सुरेंद्र यादव जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, प्रोफेसर संकल्प नाथ जी एवं पत्रकार महोदय, प्रोग्राम कन्वेनर मैडम रीना भारती जी, साथ ही सभी प्राध्यापक लोग, कर्मचारी लोग एवं मेरे प्रिय शिष्य, आप सभी को मैं अपने तरफ से और मैं नेपाल की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं विह्वल हो गया हूँ। अभी तक मैं 10 रोज से मैडम को जिस चीज को नहीं शेयर किया, आज मैं सभा में शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आज अब मेरा कुछ दिन रिटायर होना बाकी है, लेकिन मैं जब आईएससी में पढ़ता था निर्मली कॉलेज में, तो उसका मैं एग्जाम देने 1982 में मैं इस कॉलेज में आया था अपने स्टूडेंट बचपना में। और मैं आज चीफ सर कहे छला जो नदी बाढ़ के बाद हम जिस टाइम में एग्जाम देने आए थे तो खपड़ा के घर में मैं एग्जाम दिया हूँ, और आंधी तूफान आया था, उस पानी में मैं भीगा था इसका कॉलेज में। वो कॉलेज का आज का जो रुतबा है और इस रूप में आज मेरा यहाँ स्वागत हुआ है, मैं कृतज्ञ हूँ आप लोग। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार को आज नमन करता हूँ जिस परिवार ने इस कॉलेज को स्थापना किया। मैं भी उसी तरह के परिवार का एक शाखा हूँ। हम लोग का पूर्वज स्कूल खोले हैं, हाई स्कूल खोले हैं, तो मैं जानता हूं कैसे खोले होंगे ये कॉलेज। फिर भी मैं उधर उतना समय नहीं लूंगा, मैं सब विषय वस्तु पर कुछ बात करूंगा। मेरा भाषा, मैं नेपाली बोलने वाला आदमी हूँ, यहाँ आप माफ कीजिएगा, हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचा हो जाएगा इसलिए।
तो ठीक है, लेकिन हम एक परिवार के लोग हैं, हम शिक्षक हैं, सब साथ में हम लोग हैं। A holistic approach to environmental education for sustainable society, ये हमारा टॉपिक है आज का सेमिनार का। उस पर मैं जितना भी बोल लूँ बहुत कम होगा। मैडम जो बात रखी है इन्वायरमेंट पर मैडम का बहुत पहुँच है, वो हमने समझ लिया है। उतना हम लोगों का अपना बोलबे किया मैडम की पढ़ाई लिखाई वाला काम है, अधिक एक्स्ट्रा वर्क में जीवन हम लोग इसी में बिता दिए हैं, पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त क्रियाकलाप में आता है जो मैडम बोली है, वो चीज सब बहुत चीज बोली है आज, इसलिए मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। अब रिलेशन बिटवीन सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, एक सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी जो मैडम बोल चुके हैं कुछ बात इस बारे में। एक फर्स्ट सोशल इक्विटी की बात बोली है मैडम, सेकेंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, और थर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीन बात मेजर चीज है सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए। उसके अंदर आ जाता है सोशल इक्वलिटी के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल लॉ एंड इथिक्स, सामाजिक कानून और नैतिकता। फर्स्ट। सेकेंड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात है, जिसमें उसमें बचत, सेविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लॉन्ग रन प्लान, दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना में अब डेवलपमेंट का बात है। अब ये क्या है कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीज है, तो कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नौकरी, प्राकृतिक स्रोत साधन का प्रयोग, नेचुरल रिसोर्सेज कसरी यूज करने, कैसे यूज करें, नेपाली आ जाता है कुछ बात, कैसे यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। थर्ड में हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें वृक्षारोपण, प्लांटेशन आवश्यक है। इस पर तो बहुत मैडम बोल चुकी है कि प्लांटेशन से क्या लाभ है, हम उधर नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा हैबिटल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन और एनर्जी इफिशिएंसी। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ टर्न ऑफ लाइट इन ऑफ नेसेसरी, यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो बत्ती बंद कर दें, अनावश्यक बिजली मत चलाएं, ऑफ कर दें यदि आपको आवश्यकता नहीं हो तो। क्या है कि टर्न ऑफ लाइट्स इन नॉट इफ नॉट नेसेसरी। दूसरा है टर्न ऑफ वाटर टैप, धारा खुला रहता है, पानी मिसयूज हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए, आवश्यक के अनुसार यूज कीजिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात जब है तो उसमें कंसर्न अबाउट निम्न बिंदु से संबंधित है सस्टेनेबिलिटी। क्या? चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन,
बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। पांचवा है प्रिजर्वेशन एंड लैंड एंड इन्वायरमेंटल इथिक्स, भूमि और वातावरणीय नैतिकता की संरक्षण। ये सब सस्टेनेबिलिटी से संबंधित विषय है, इसको फॉलो करना हमारा काम है। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ निम्न बिंदु पर हम बात करना चाहते हैं। फर्स्ट, इन फॉर ह्यूमन लाइफ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के सुधार के लिए आवश्यक क्या है? फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कंसीडर फॉर environmental sustainability. First, equilibrium between human culture and living world. मानव संस्कृति और जीवित दुनिया के बीच में संतुलन कैसे होगा? Individuals' needs should be fulfilled without destroying natural resources and protect it for future generation. बहुत बोली है मैडम। भविष्य के जनरेशन के, अपने संतति के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को जोगा के रखना है, बचा के रखना चाहिए हमें और बढ़ा के रखना चाहिए। ऐसा न करें कि उसका प्रभाव हमारे फ्यूचर जनरेशन पर पड़े, उसका पीड़ा वो भोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? कौन चीज है? ह्यूमन रिसोर्सेज। अले अभी नेपाली शब्द आ जाता है, अले कह देते हैं। अभी नेपाल में ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, सब पलायन हो गया है विदेश। कोई लेबर नहीं मिलता है नेपाल, सब बाहर है, विदेश में है, फॉरेन में फॉरेन करेंसी कमाता है और नेपाल सूखा हो गया, ड्राई। वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जंगल, वन जंगल और मिनरल्स रिसोर्सेज। मिनरल्स मीन्स खनिज संसाधन। यहाँ हम लोगों के यहाँ खनिज पदार्थ कहा जाता है, यहाँ संसाधन बोला जाता है हिंदी में, खनिज संसाधन। लास्ट में टूरिज्म। टूरिज्म भी हमारा रिसोर्सेज है, टूरिज्म। दूसरी बात, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, मैं बहुत कम समय में अपना लास्ट हो गया मेरा। डोंट कट ट्री, के भन्छ उसलाई डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को मत काटो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स सच एज पेट्रोल, डीजल शुड बी यूज्ड इन लिमिट। पेट्रोल डीजल शुड बी यूज्ड इन लिमिट, कम। बन सके तो साइकिल से चलिए, नहीं तो पैदल चलिए। पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए यदि संभव है तो उसके ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में क्या करना है? एयर, वाटर, नो एयर वाटर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल। वायु जल प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है?
तो व्हीकल सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज इलेक्ट्रिक, मार्केट में उपलब्ध है इलेक्ट्रिक व्हीकल, यदि संभव है तो उसको यूज कीजिए, अथवा सोलर व्हीकल। अदरवाइज साइकिल, जो ऐसे करने से हमारा समाज सस्टेनेबल दिगो सुंदर होगा। वेल, प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, humanity, morality create a beautiful sustainable society where we people get all the facilities that we need। खैर, आध्यात्मिकता, मानवता और नैतिकता का उचित मूल्यांकन एक सुंदर टिकाऊ समाज का निर्माण करता है, जहां हम लोगों को वे सभी सुविधाएं मिलती है जिनकी हमें आवश्यकता है। मैं अब लास्ट कर रहा हूं और एक टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा, बहुत संक्षिप्त में, कि ऐसा टॉपिक भी होना चाहिए जस्ट इसका अपोजिट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। ये टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, लेकिन एक बार इस पर भी बहस हो ऐसे सभाओं में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, जो सतत समाज का समग्र विकास हो, मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके लिए मैं एक महात्मा से कुछ सुना था, शायद आप लोग भी सुने होंगे, फेसबुक का युग है, मैं बोलना चाहता हूं, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। इफ यू इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम 50, 50 to 100 or 200 crores, it is called growth. It is not success. Let me define success. Increasing your materialistic position in all ways, is your growth. That growth, if is aided by ethics. Ethics means discipline, means honesty, means norms, values, it is called progress. So, growth plus ethics is progress, and that progress plus honesty, morality and spirituality is called holistic development of sustainable society. Thank you. अब समाजशास्त्री कैसा हो, हम कैसे हो, क्या हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए, उस पर एक लाइन में कुमार विश्वास का पंक्ति मुझे याद आता है। कुमार विश्वास को सब जानते होंगे आप लोग, याद आता है, उनको मैं याद किया अभी कि यदि वस्तु पुराना हो जाए, उसे बेचना मत, उसे फेंकना मत, उसे उन्हें देना जिसे उनकी जरूरत है। वस्तु यदि पुराना हो जाए तो उसे फेंकना मत, उसे उन्हें देना जिन्हें उसे जरूरत है। गमों के आंच पर
गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। होगी तुम्हारी छाती की चुभन कम, तुम्हारी छाती की होगी चुभन कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। एक कुमार विश्वास का जो पंक्ति है, हम सोशियोलॉजिस्ट के लिए आवश्यक है ये सीखना और समझना और करना भी। इतना कह के मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम समय में बहुत सारे विशद वर्णन आपने कर दिया इस संदर्भ में, इस विषय पर। आपका कॉलेज परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करती है, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। इसके बाद अनंतर तकनीकी सत्र हम करना चाहते हैं। तकनीकी सत्र के रूप में सर्वप्रथम मेरे पास नाम है डॉक्टर सरिता कुमारी, जो MRM कॉलेज से मैम आई हैं। आप इस पूर्व निर्धारित टॉपिक पर कुछ बोलना चाहती हैं मैम? सरिता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प सर, इस मंच पर सु अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है यह मिथिला की भूमि, ऐसे मिथिला की भूमि को मैं नमन करती हूँ जहाँ पे ऐसे ऐसे विद्वत जन आए और जिस मिथिला की भूमि पर ऐसे ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की गई। आज मैं उस मिथिला की भूमि को नमन करती हूँ और मैं भी मिथिला पुत्री होने का गर्व महसूस करती हूँ। सर्वप्रथम मैं मंचासीन मंच पे जितने भी शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षकगण उपस्थित हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। मंचासीन HPS कॉलेज के मधेपुर के प्रिंसिपल उमेश कुमार चौधरी सर को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर समाज शास्त्र विभाग के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में योगदान दिया। साथ ही मैं समाज शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। उसके बाद मैं आदरणीय डॉक्टर रीना भारती मैम को भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने इतने संक्षिप्त समय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप इस मंच पर उपस्थित होने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मैं आदरणीय उमर फारूक सर का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने व्यवस्थित एवं रुचिकर ढंग से आज HPS कॉलेज मधेपुर महाविद्यालय में इस संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तुत करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही मैं डॉक्टर सुशील सर को भी तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से सफल बनाया। इसके साथ मैं एक ऐसी शख्स का नाम लेना चाहती हूँ जो वो हमारी MRM कॉलेज की विभागाध्यक्ष आदरणीय मेरी पुतुल मैम है। आज मुझे इनसे बहुत सीख मिली। मैं विगत 5 साल से MRM कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे कुछ ना कुछ वो कहा नहीं जाता है कि जन्म दर से लेकर मृत्यु दर तक इंसान सीखता है। मुझे पुतुल मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे अंदर एक नई साहस भी आई। और अभी जो पुतुल मैम ने जो अपना वक्तव्य दिया उससे न जाने कितनी नवीन ज्ञान अर्जित मैं की और आप लोग भी किए और हम लोगों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार भी हुआ। उसके बाद इस कक्ष में उपस्थित मेरे विशेष छात्र एवं छात्राओं का भी मैं बहुत स्नेह और दुलार देती हूँ कि ये लोग इस कक्षा में उपस्थित होकर कक्षा की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का टॉपिक है सतत समाज के लिए पर्यावरण शिक्षा हेतु एक समग्र दृष्टिकोण। इसमें मैंने अपना जो
टॉपिक का चुनाव किया वह है सतत समाज के लिए पर्यावरण शिक्षा में नैतिकता और मूल्य। विकास एवं समृद्धि मानव समाज का एक अभिन्न अंग रहा है, परंतु पर्यावरण की विकराल समस्या ने मानव अस्तित्व की खतरे की घंटी बजा दी है। कारण समकालीन विकास में नैतिकता का ह्रास हुआ है और समाज विकास के राह से दिग्भ्रमित होकर अनैतिक विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। नतीजा हमारी अस्तित्व ही खतरे में है। वहीं पूर्वकालीन विकास की अवधारणा हमारे मूल्यों एवं संस्कृति के आदर्श पर आधारित हुआ करती थी, जहां लोगों के बीच मौजूद सहचर की भावना एवं संवेदनशीलता सामाजिक उत्थान के साथ साथ संपोषित विकास के मार्ग को स्वतः प्रशस्त करती थी। सामाजिक व्यवस्था समावेशी हुआ करती थी, विरासत की परंपरा थी और हमारे पूर्वज अपने दायित्व के प्रति बहुत ही संवेदनशील हुआ करते थे, क्योंकि उनकी मूल भावना महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित थी। आज की नए वैश्विक उपनिवेशवादी व्यवस्था में हमारी सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक ह्रास हुआ है और मानव अत्यधिक स्वार्थी एवं संवेदनहीन हो गया है, जहां वो खुद के द्वारा किए गए कार्यों या लिए गए निर्णयों का नैतिक मूल्यांकन करने में भी असमर्थ है। इन्हीं कारणों से नैतिकता और मूल्यों का यह नया अध्याय हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, जो कि पूर्वकालीन समाज में भली भांति हमारे संस्कार में ही व्याप्त हुआ करती थी। मानव समाज के नैतिक मूल्यों का पतन और निहित स्वार्थ की पूर्ति ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं दुरुपयोग किया है, जिसने पर्यावरण निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। फलस्वरूप पर्यावरणीय नैतिकता और मूल्यों ने समाज का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत करवाया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी विश्व के मौसम और वातावरण को लेकर बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट जारी कर दी है। फलस्वरूप विश्व के तमाम सरकारों के पैरों तले जमीन घिसक गई है। कारण रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इंसानों ने अंधाधुंध विकास करते हुए अपने सिर पर विनाश के बादल को बुला लिया है और विश्व के हर हिस्से पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2040 तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिसका अंजाम इंसानों को ही भुगतना होगा। पर्यावरण से जुड़े सभी संस्थानों की व्याकुलता के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी भी हमारा तंत्र और हम प्रभावी ढंग से सक्रिय नहीं हैं और बहुत ही बड़ी विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और यह वक्त पर्यावरणीय नैतिकता और मूल्यों की जागरूकता को फैलाने के साथ साथ अपने समाज को व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक करने का है, ताकि हम सबों की व्यक्तिगत भागीदारी से समाज को संवेदनशील कर पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभावों पर विराम लगाया जा सके और दुनिया को बर्बादी से बचाकर हम भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर समाज हस्तांतरित कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। इस तकनीकी सत्र में अगला डॉक्टर प्रियंका कुमारी जो MRM कॉलेज दरभंगा से यहाँ आई हैं, अपना शोध पत्र वाचन करेंगी। आई मैम। Respected Dr. Umesh Kumar Chaudhary ji, Principal, HPS College, Dr. Sushil Kumar Yadav ji, HOD, Department of Sociology, RRM College, Janakpur Dham, Nepal, Dr. Udaykant Jha ji, former HOD, Sociology, HPS College, and Dr. Putul Singh ma'am, HOD, MRM College, Department of Sociology, and all the teachers and participants of this seminar. I, Dr. Priyanka Kumari, presenting my paper in this seminar. The title of my paper is Importance of Environmental Education for Sustainable Development.
Sustainable development is a word that refers to conservation, protection, and regeneration of resources over an indefinite period of time. Environment is our natural resource, and to conserve and protect it, the education of environment is very important. Environment sustainability is a major part of sustainable development, so environmental education should be enriched with problem solving, decision making, and with the participation also. Environmental education encourages the learners' awareness about their environment condition, their participation in solving the local problems related to it. Environmental education not only increase our knowledge related to different environmental issues, but to think critically about it and how we can solve the problem and enhance the decision making skills of the individuals. Environmental education is very much important because it affects the well-being of individuals in the society and also affects the economic development throughout the world. Environmental education also helps us to take action to save our environment. In our new education policy 2020 also, environmental education becomes integral part of educational curriculum because it plays an important role for sustainable development. Environmental education helps students to understand how their decision and action affects the environment, builds knowledge and skills necessary to address complex environmental issues, as well as we can take action to keep our environment healthy and sustainable for the future. Environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of environment and learn the skills to save it. Objectives of environmental education are awareness, because awareness is the key of understanding. Knowledge, after awareness comes the knowledge. Attitude, knowledge won't be effective if people lack the attitude that pushes them to take steps for environmental protection. So, some benefits of environmental education are: creates a sustainable way of life. Second, environment as a potential career. Third, building social connections. Fourth, promote a healthy way of life. Fifth, develop a sense of responsibility among the citizens. Sixth, develop respect and love for the nature. So, it is very important how much environmental is important to clean and healthy, then only we humans can survive and sustainable development is possible. Here the importance of environmental education, environmental knowledge plays its vital role, because when we able to know the problems of environment, its effect and how it is dangerous for all of us, then only we will think and act to preserve it. So environmental education is very much important. So in the conclusion, I will say the importance of environmental studies is majorly to help the students understand the value of natural resources and learn how to propose solution to critical environmental issues. To protect our environment, we all can do these small things, and this will really make a big difference. Reduce, reuse and recycle, as Putul ma'am said earlier. Volunteer to change, to clean ups in our community, to educate others about environment, conserve water, shop wisely, plant at least one tree in a year, reducing our electricity usages, buying locals, avoid toxic chemicals. So all above steps is important for environment, and this can be easily done with the help of environmental education. So I will conclude my paper with this line, that sustain environment, sustain development, sustain our future. Thank you all, organizing committee of HPS College, to organize such a wonderful international seminar and giving me the opportunity to participate and present my paper. Thank you all.
थैंक यू मैम आपका। अभी क्रम प्राप्त है MLSM कॉलेज समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर मणिशंकर झा सर यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना शोध पत्र वाचन करेंगे। मणिशंकर सर। मंच पर उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पुतुल सिंह जी, संजय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर सुशील कुमार यादव जी, प्रिंसिपल साहब, पूर्व अध्यक्ष उदय बाबू और इस सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, मैं आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पहली बार इस महाविद्यालय में आया हूँ और अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि इस महाविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र सेमिनार का आयोजन किया है। बहुत खुशी की बात है, सबों को बधाई, शुभकामना। मेरे शोध का जो विषय है, मेरा जो पेपर है वह है पर्यावरण संरक्षण का समाजशास्त्र, मिथिला का संदर्भ। हम लोग इस क्षेत्र मिथिला क्षेत्र से आते हैं और यह विद्या, वैभव, ज्ञान, संस्कार, व्यवहार के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। आप कहीं बात होती है कि दुनिया में कोई अगर समस्या आती है या कोई वो चाहे सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या व्यवहार से संबंधित समस्या हो, तो उसमें कहा जाता है कि आप देखिए मिथिला में क्या हो रहा है, मिथिला के व्यवहार को आप देखिए। तो यह क्षेत्र जो है वह सभी विद्याओं में बहुत निपुण रहा है और खासकर जो प्रकृति के जुड़ाव की जब हम बात करते हैं, मैं अपना जो यह पत्र है, मैं एक दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक आता है, यावत भूमंडलम धत्तय सशैल वन काननम ताव तिष्ठति में दिन्यांक संतति पुत्र पौत्र की। अर्थात उसमें कहा गया है कि जब तक इस धरा पर, इस पृथ्वी पर वन है, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, तब तक यह हमारी जो मानव सभ्यता है, यह हमारी जो संस्कृति है वह कायम रहेगी। अगर ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। तो मिथिला के लोक व्यवहारों में खासकर वृक्ष वनस्पति का बहुत अधिक महत्व है। आप देखिए हमारे यहाँ खोड़स संस्कारों की चर्चा है, गर्भाधान से लेकर श्राद्ध तक खोड़स हमारे संस्कार होते हैं। 16 संस्कार हमारे यहाँ कहे गए हैं और सभी संस्कारों में जो है वह आप देखिए तो कहीं न कहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उसका उपयोग होता है। कभी आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग क्यों होता है? हमारा जन्म जो हुआ है, हम जो आए हैं, वह प्रकृति की देन है, वह प्रकृति की देन है। आप प्रकृति से भोजन प्राप्त करते हैं और वही भोजन हमारा मांस, हमारे खून इत्यादि वह चीज़ें वो बनकर तैयार होती हैं। तो और यह जो प्रकृति है वह न सिर्फ हमको जीने की शक्ति देती है, जो आप देखिएगा कि अभी कोरोना हुआ, एक आंकड़ा आया है कि कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा लोग वही लोग मरे जो एसी के अभ्यस्त थे। एसी में रहने वाले लोगों की मृत्यु सबसे अधिक हुई। क्यों? आप मजदूरों को क्यों नहीं कोरोना हुआ, या बाहर जो काम करने वाले थे या जो नहीं एसी में रहते थे उनको क्यों नहीं कोरोना हुआ? क्योंकि प्रकृति से जितना हम नज़दीक रहेंगे, हमारी आत्मीय शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी, उतनी ज़्यादा सबल रहेगी। यह जो हम सेमिनार का आयोजन हम करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, पर उससे संबंधित जो बातें हैं वह समाज तक जानी चाहिए, समाज के लोगों तक जानी चाहिए। तभी इस सेमिनार के आयोजन का जो हमारा जो प्रयास है वह हमारा सफल होता है। तो मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ कि मिथिला क्षेत्र में देखिए कि हमारे यहाँ जैसे जनेऊ में होता है, उपनयन होता है,
उसमें हम लोग कहते हैं मिथिला में खिखिर नोते छिए। हम लोग जाते हैं और गिदर महाराज गिदर अब उसकी संख्या बहुत कम हो गई है और उसको हम लोग मतलब वो ब्राह्मण के रूप में हम उनको निमंत्रित करते हैं। क्या है यह प्रकृति से जुड़ाव की बात कही गई है, प्रकृति से अपनत्व की बात कही गई है। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होता है वहाँ 5 पल्लव की बात की जाती है। 5 पल्लव जो विभिन्न आप कह सकते हैं तो ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व का। हमारे यहाँ देखिए नवग्रह की बात करते हैं हम लोग, आध्यात्मिक रूप में जाएं तो नवग्रह की बात करते हैं। सभी ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी बहुत अधिक जो है विस्तार से व्याख्या की गई है और उन ग्रहों के लिए अलग अलग वृक्षों का प्रावधान है। कहते हैं कि फलाने ग्रह की शांति के लिए आप फलाने लकड़ी का प्रयोग करें। क्या है यह? प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ने की बात कही गई है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा हो सकती है। और हमारे यहाँ जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं पूजा पद्धति या किसी भी धर्म में, आप देख लीजिए किसी भी धर्म में जब ईश्वर की इबादत या अल्लाह की हम इबादत करते हैं तो वह उस इबादत में प्रकृति को आत्मसात करने की बात कही गई है। प्रकृति के को आत्मसात किए बिना, प्रकृति को सम्मान दिए बिना, प्रकृति को श्रद्धा पूर्वक नमन किए बिना हम ईश्वर की भी पूजा नहीं कर सकते। मिथिला क्षेत्र में आप देखिए हमारे यहाँ जो है पंचवटी या आपको कहते हैं कि पंचवटी में जैसे वृक्ष आता है, पीपल आता है, बरगद आता है, पाकर आता है, गुल्लर आता है और मौलसी वृक्ष आते हैं। और इनको लगाकर आप कहते हैं कि एक हम लोग कहावत सुनते हैं कि एक बरगद का जो वृक्ष होता है 10 पुत्र समान होता है। क्यों? क्योंकि वह जो ऑक्सीजन या वह जो नेचुरल रिसोर्स हमको देता है उससे 10 लोगों का जीवन में जितना ऑक्सीजन वो खर्च कर सकता है एक वृक्ष अकेले उसको दे सकता है। और यह शोध निरंतर हो रहा है। हम है कि हम कम से कम प्रत्येक हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो वृक्ष तो कम से कम लगा सकते हैं। एक आइडियल कंडीशन कहा जाता है कि किसी देश का या भौगोलिक क्षेत्र का आइडियल कंडीशन होना चाहिए कि 33% जो है वो वन होना चाहिए। हमारा कुल जो क्षेत्रफल है उसमें 33% वन होना चाहिए। अब आप देखिए कि बिहार में मुश्किल से 8-9% जंगल रह गया है, वनों की संख्या रह गई है। तो आज हमारे सामने चुनौती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। यह सिर्फ इन्वायरमेंट को ही शुद्ध नहीं करती है बल्कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देती है जिससे जो विभिन्न प्रकार के जो संकट हैं उन संकटों से हमारा निवारण हो सकता है। वृक्ष होते, पर्याप्त जंगल होते तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रकृति से अगर हम ज़्यादा जुड़ाव रखते तो अब बहुत देशों में ऐसा भी देखा गया कि कोरोना ने बहुत देशों को उतना प्रभावित नहीं किया। तब पता चला अध्ययन के साथ तो वो उन देशों के लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़ाव रखते थे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मिथिला क्षेत्र में मनाए जाने वाले करीब करीब सभी धार्मिक सामाजिक पर्वों में के आयोजनों में वृक्ष वनस्पति, सिर्फ वनस्पति ही नहीं, हम जल की भी पूजा करते हैं। जल का भी प्रयोग होता है, मिट्टी का भी प्रयोग होता है या अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हमारे मिथिला ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर घास की पूजा की जाती है। आप लोग कभी आपने सोचा है कि घास की भी पूजा होती है? देखा है आप छात्र लोग कहीं देखा है घास की पूजा कहाँ होती है? यहाँ वेटिवर एक प्लांट है, कतरा घास, हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो यह मिथिला क्षेत्र इतना, हाँ, दुर्वा दल को तो चढ़ाते हैं, उसकी पूजा नहीं करते, उसको चढ़ाते हैं, पर वेटिवर की यहाँ पूजा की जाती है। तो हमारा यह जो मिथिला क्षेत्र है खासकर पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील है, हम लोग कितने आत्मीयता से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को जो कहते हैं कि हमारी माँ है, हम उस रूप में इसको पूजते हैं। और आज का यह जो सेमिनार हुआ है
वह बहुत ही, यह एक वैश्विक समस्या है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है, यह एक क्षेत्रीय समस्या है और इस समस्या पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और समाज में मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में यह जो है वह एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज को कि इस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने यह पर्यावरण जैसी ज्वलंत समस्या पर चर्चा की, विस्तृत रूप से चर्चा की और आने वाले समय में आप जो है वह एक उसका जब आप सोवेनियर निकलेगा, जब आर्टिकल निकलेगा तो आने वाले शोधार्थियों के लिए यह एक माइलस्टोन होगा। इसी शुभकामना के साथ, कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मणिशंकर सर। मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसके संदर्भ में आपने कम बातों में बहुत सारी बातें कही। अब क्रम प्राप्त है MRM कॉलेज की सगुफ्ता खानम मैम आई हैं यहाँ पर, अपना शोध पत्र वाचन करेंगी। आज के सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी सर, की नोट स्पीकर MRM कॉलेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डॉक्टर पुतुल सिंह मैम, गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर सुशील कुमार यादव सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी RRM कैंपस जनकपुर धाम नेपाल, आदरणीय उदय चंद्र झा सर एवं मंच से इतर शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरा आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शगुफ्ता खानम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी MRM कॉलेज। ओके सर, आई कैन स्पीक। मैं आवाज़ ही थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर्वप्रथम मैं रीना मैम को, जो कि इस प्रोग्राम की कन्वीनर हैं सेमिनार की, उनको धन्यवाद करती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमर फारूक सर को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया और हमें यहाँ आने का मौका मिला। मेरा जो टॉपिक है वो है सतत विकास और पर्यावरणीय शिक्षा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध होता है। पर्यावरण देश की आर्थिक उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विश्व के सभी देश तीव्र आर्थिक विकास कर रहे हैं और इस आर्थिक विकास के क्रम में वो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे वो मर्यादित हैं, यानी कि सीमित हैं, वो असीमित नहीं है। लेकिन जो मानव है उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं। मानव की जो आवश्यकताएं वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन प्राकृतिक जो संसाधन हमें प्राप्त है वो सीमित हैं। अगर इनका निरंतर प्रयोग, इसी तरह अंधाधुंध प्रयोग होता रहेगा तो धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। आज खनिज तेल, पेट्रोल जैसी ये सारी संपत्ति है, पुनः इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो इन सभी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और इसका गंभीर परिणाम सिर्फ मानव को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, जो इस सृष्टि पे जो भी जीव हैं, सभी प्राणी है, जो पारिस्थितिकी है, हमारी जो इकोसिस्टम है, इसको भी भुगतना पड़ेगा। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हालांकि विकास हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन विकास पर्यावरण की शर्तों पर नहीं होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों की शर्तों पर नहीं होना चाहिए। और सभ्यता के प्रारंभ की जब हम बात करते हैं तो उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में जब से औद्योगिकरण आया है तो इसने उत्पादन और उपभोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है और जो संसाधन है वो पुनर्सर्जन की दर से भी अधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह मांग एवं आपूर्ति का जो संबंध है वो पूरी तरह बदल गया है, जिससे वातावरणीय पटल पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज वेदर देखिए कितना, कभी गर्मी के मौसम में जैसे जून में बहुत ज़्यादा, मई में भी, अप्रैल में, आज होली के टाइम से ही जो मार्च में गर्मियाँ इतनी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेदर, अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। ये सारी ये सब पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन विकास की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले हम ये जाने कि सतत विकास है क्या। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले स्टॉकहोम में 1972 में इसका घोषणा की गई थी।
ये वुडलैंड कमीशन 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में लोगों की आवश्यकताएं व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना ही सतत विकास है। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है, जिससे उन्हें आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बचाया जा सके। और ये सतत विकास केवल तभी संभव है यदि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। सन 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में सतत विकास की कल्पना ली गई थी, उसमें इसकी व्याख्या सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षा संतुष्टि के लिए अवसर प्रदान करने के रूप में की गई थी। स्टॉकहोम से रियो तक सतत विकास को गरीबी उन्मूलन, सहायक इकोसिस्टम की वहन क्षमता के भीतर रहते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यवहार अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया। 10 साल बाद जब जोहानिसबर्ग में 2 से 4 सितंबर 2002 तक सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन ने खुद को मानवीय, न्यायसंगत और देखभाल करने वाले समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध किया, इसके लिए शिखर सम्मेलन ने स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण के स्वतंत्र और पारस्परिक रूप से मजबूत स्तंभों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की सामूहिक जिम्मेदारी ली। जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो इसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सबसे पहला है आर्थिक स्थिरता, जो उन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर देती है जो समुदाय के पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर नकारात्मक दबाव डाले बिना दीर्घकालिक आर्थिक विकास की प्राप्ति पर बल देती है। दूसरा है सामाजिक स्थिरता, एक समुदाय में विभिन्न वर्गों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना एवं कमजोर वर्ग की सही बुनियादी ढांचा प्रदान करना। जैसे कि समाज में लैंगिक असमानता है, जब तक हम स्त्री और पुरुष को समान लेकर नहीं चलेंगे, उनको समान अवसर नहीं प्रदान करेंगे, तब तक हम किसी भी देश के सतत विकास की अवधारणा को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। सांस्कृतिक स्थिरता, सांस्कृतिक अधिकारों के महत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में बढ़ती जागरूकता से सांस्कृतिक स्थिरता की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इसमें भी विकसित मानसिक स्थिति के परिणाम स्वरूप समुदायों में जागरूकता बढ़ाना, वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों के साथ बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों के उदय एवं उनके द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर विचार करना। अब इस सतत विकास से हमें क्या क्या लाभ हैं? यह पर्यावरणीय लाभ का वर्तमान एवं भावी पीढ़ी में समान वितरण की आवश्यकता पर बल देता है। यह उन विशिष्टताओं और मूल्यों का समावेश जो लोगों को नैतिक व्यवहार और समानता या सामाजिक न्याय से जोड़ता है। यह प्रकृति की सीमाओं को पहचान कर वैश्विक परिस्थिति की संतुलन की दिशा में प्रयास करता है। और ये इंटरजेनरेशन इक्विटी पर बल देता है, जिसमें पर्यावरणीय संसाधन और आर्थिक कल्याण भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम से कम वर्तमान के बराबर उपलब्ध कराने पर बल देता है। लेकिन इस सतत विकास को प्राप्त कैसे किया जाए? इसमें पर्यावरण शिक्षा या शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सतत विकास के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को सभी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि लोग जागरूक हो, समझें। और समझ को सिर्फ समझना ही जरूरी नहीं, इसे हमें अपने व्यवहार से और अपनी कार्रवाई में लाना जरूरी है। सिर्फ समझकर ये चीज़ हम अपने पास रख लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसे हम अपने व्यवहार से लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करें कि किस तरह हम पानी बचाएं। अगर आप घर में पानी बचाते हैं तो शायद आपका देखकर आपके बच्चे भी, आपके फैमिली वाले भी वो पानी बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। तो इसे हम अपने व्यवहार द्वारा प्रस्तुत करना है कि हम सतत विकास में योगदान करके एक सतत समाज की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं। सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि को शामिल करने वाली एक अवधारणा है जो सभी उम्र के लोगों को एक स्थायी भविष्य बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। ये किसी बच्चे, बड़े या अडल्ट के लिए नहीं है, सभी के लिए, समाज के सभी व्यक्ति के लिए। कई वर्षों से पर्यावरण शिक्षा ने पर्यावरण के बारे में ज्ञान विकसित कर ले और प्राकृतिक दुनिया की देखभाल करने की नैतिकता स्थापित करने की मांग की है। भारत में भी पर्यावरण शिक्षा को महत्व प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में परिकल्पना ली गई और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए स्कूली शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए रूपरेखा रखी गई। आज हम देखते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पर्यावरण शिक्षा को स्थान दिया गया। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित एक पेपर पीजी विभाग में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर छिपी क्षमताओं का विकास कर एक निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करती है।
पर्यावरण शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। पर्यावरण शिक्षा का तात्पर्य पर्यावरण के कारकों, उनके परस्पर संबंधों, मानव जीवन पर उनके प्रभाव, उन पर नियंत्रण एवं संपूर्ण परिवेश को संतुलित रखने में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह पर्यावरण के संबंध में विश्व समुदाय को दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वो समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोजें और साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोक सकें। पर्यावरण शिक्षा की संकल्पना इतनी व्यापक है कि शिक्षा के लक्ष्य इसमें स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। इसका आधारभूत संबंध अभिवृत्तियों और मूल्यों के विकास से है। यह शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करती है ताकि वह अपने कौशल व उत्तरदायित्वों के सहारे समस्याओं को सुलझा सकें। आज शिक्षा के माध्यम से ही सतत विकास के 17 लक्ष्यांक, जो सतत विकास के 17 लक्ष्यांक हैं, जैसे कि गरीबी से मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति, लोगों को स्वस्थ और आरोग्यता, गुणवत्तापरक शिक्षा, जन एवं स्वच्छता, लैंगिक समानता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग और नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जलवायु कार्यवाही, जलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मजबूत भविष्य के लिए ढेर सारा जन्य मूल और नैतिकता ज़रूरी है। वहाँ पर यहाँ हमें नैतिकता से काम लेना होगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होगा, पूरे विश्व समाज के बारे में सोचना होगा। सतत विकास को समकालीन समाज में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमें गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने में मदद करता है और हमारी कार्य क्षमता का विकास करने में पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। अर्थात शिक्षा ही वह समग्र माध्यम है जिससे लोगों में समग्रता की दृष्टि का विकास होता है और सतत विकास संभव हो पाता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है। एक निजी प्रयास लोगों को एग्जाम्पल दे सकता है कि आप किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। छोटे ही प्रयास, कचरे को इधर उधर ना फेंकना, डस्टबिन में डालना, पानी को ज़्यादा नहीं खोलना, नहाते वक्त या फिर इस्तेमाल करते वक्त टैप को ज़्यादा ना खोलना, अगर रूम से निकलते हैं तो बिजली बंद करना। तो हम अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे लोग हमको फॉलो करें और जब चीज़ें ट्रेंड्स के, आजकल तो सोशल मीडिया भी है, उसके द्वारा भी आप इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा और हमारा प्रयास, सबसे पहले हमारा प्रयास ही पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सगुप्ता मैम। इसके बाद मारवाड़ी कॉलेज समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता मैम यहाँ हैं, अपना शोधालेख प्रस्तुत करेंगे। आज के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, कीनोट स्पीकर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एमआरएम कॉलेज से आदरणीय डॉक्टर पुतुल सिंह मैम जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं, और गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार यादव सर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट आरआरएम कॉलेज कैंपस जनकपुर धाम नेपाल से। साथ ही आदरणीय डॉक्टर उदय चंद्र झा सर, पूर्व समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष, हमारे कलीग, साथ ही सभा में उपस्थित अन्य शिक्षकगण और प्रिय छात्र छात्राएं। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा, मारवाड़ी महाविद्यालय से आप सभी लोगों को नमन करती हूं। इस सेमिनार को, सबसे पहले मैं इस सेमिनार को, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर रीना मैम और डॉक्टर उमर फारूक सर, साथ ही प्रधानाचार्य महोदय मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतने अच्छे और व्यापक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया और हम लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला। मेरे लिए तो बहुत कम ही समय था, फिर भी मैं इसमें शामिल हो पाई, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात रही है। संचालनकर्ता संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर संकल्पनाथ झा सर, जिन्होंने अभी तक मंच का संचालन काफ़ी अच्छे ढंग से संभाल कर रखा है और सारी बातों को अच्छे ढंग से एक लड़ी में पिरो करके सबके सामने प्रस्तुत करके एक एक लोगों को जिस तरीके से मंच पर बुला करके अपने शब्दों से उन लोगों को संबोधित किया है, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के सेमिनार के विषय के अनुसार
पर्यावरणीय शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा पद्धति को हम लोग कहेंगे कि जो जन समुदाय और पर्यावरणीय जानकारियां प्रदान कर पर्यावरण बोध को पुष्ट करता है। ठीक है, पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारणों और निवारणों के प्रति सचेत करती है तथा भविष्य की कठिनाइयों को आगाह करती है। मैंने अभी अपने एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि मेरे पास पूरा फुल पेपर नहीं है, समय बहुत कम था मेरे पास। अभी मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगी कि देश में 28.7 करोड़ अशिक्षित वयस्क हमारे यहाँ विद्यमान हैं, हमारे भारत में। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो विकासशील देश है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक अशिक्षित जो वर्ग है वो हमारे यहाँ ज़्यादा संख्या में मौजूद है। अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं पर्यावरण जागरूकता से संबंधित, लेकिन जब सरकार जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम चलाती है तब अशिक्षित वर्ग के लोग आगे बढ़ करके उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। और यदि धर्मगुरु उस बात को आगे रखते हैं तो अशिक्षित समुदाय जो है, वर्ग जो है, वो उसे अच्छे से दौड़ के एक्सेप्ट करता है। इसलिए यहाँ मैं एक लाइन जोड़ी हूँ कि भारत में धर्म और सामाजिक आचरण से जोड़ करके सार्वभौमिक रूप इसे दिया गया ताकि इसे सभी के लिए आचरण परक बनाया जाए। पर्यावरण के प्रति ये लोग, अगर हम लोग ब्लॉक में भी मैं कुछ दिन काम की हूँ और उसमें मैंने यही देखा कि अशिक्षित लोगों जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों को कितना भी हम लोग समझाते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यदि धर्मगुरु के द्वारा अगर कोई रात में प्रोग्राम होता है, सत्संग वगैरह होता है, इसमें अगर उन लोगों को कुछ बातें सुनाई जाती है तो उसे वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे भारत की कुछ कमजोरियां हैं भारत देश की, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। खैर वो बात की बातें हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कुछ बातें कही थी कि हमारी पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यकता पूरी कर सकती है, मनुष्यों की आवश्यकता हमारी पृथ्वी पूरी कर सकती है, लेकिन उनके लालच को नहीं। गरीबी है हमारे देश में, पेड़ों की कटाई हो रही है, वन जो है, हमारे जो वन संरक्षण की बातें होती हैं, वहाँ गरीब अगर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो वो पेड़ों की कटाई करेंगे, उसको बेचेंगे या फिर जलावन में काम लाएंगे। तो ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके रोकथाम का उपाय हम लोगों को करना चाहिए। चूँकि हम लोग यहाँ समाजशास्त्री गण भी बैठे हैं, अन्य विषय के भी प्रोफेसर गण बैठे हुए हैं। इस पे एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि इसे किस तरीके से हम लोग इसको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो हमारा जो पर्यावरण है ये इसके प्रति, लोगों के प्रति हम लोग को जागरूक कैसे करें। मैं NSS कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ अभी अपने महाविद्यालय में। जब भी मैं प्रोग्राम कराती हूँ तो उसमें हमारे जो युवा वर्ग हैं उन लोगों को बस यही मैं पर्यावरण थीम पे ही काम कराती हूँ कि वो जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं तो वहाँ जाकर के वो पर्यावरण जागरूकता से संबंधित बातों को फैलाएं। अंत में मैं यही कहूँगी कि संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे लोकाचार का हम सृजन करें जो समाज में निर्वहनीय जीवन शैली का आधार बने। इससे ही पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता समझ में आएगी। और हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसीलिए आदेश दिया कि विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य पाठ्यक्रम हो, क्योंकि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया पर्यावरण को। इसका मकसद पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करना ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कार्यवाही को भी संभव बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। इसके बाद हमारे HPS कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के हमारे प्राध्यापक हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, उनसे अनुरोध है कि अपना पत्रवाचन करेंगे। प्रभात सर। धन्यवाद संकल्प सर। हर्षपति सिंह महाविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल से आए मुख्य अतिथि महोदय, MRM कॉलेज से आई समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा महोदय, हर्षपति सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और हर्षपति सिंह महाविद्यालय के पूर्व समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, प्राध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं, सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो IQAC और समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है।
और इसका विषय है सतत समाज के लिए पर्यावरण शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण। और इसी से संबंधित मेरा एक शोध सार है जिसका विषय है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से सतत समाज का निर्माण। तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पर्यावरण और समाज दोनों काफ़ी एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो समाज की जो नींव होगी, जो बुनियाद होगी, वो सुदृढ़ होगी, परिपक्व होगी। परंतु यदि पर्यावरण पर अगर हम लोग मानवीय जो गतिविधियां हैं उसका अगर दुष्प्रभाव डालते हैं तो पर्यावरण भी उसका दुष्प्रभाव मानव समुदाय पर पड़ता है। और आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग पिछले 1-2 दशक की बात करें तो पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आया है। आज देख रहे हैं कि कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बादल विस्फोट जैसी घटनाएं हो रही है और इसका कहीं ना कहीं पूरे मानव समुदाय पे असर पड़ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, ये स्वाभाविक बात है। और हम लोग जानते हैं कि जो विकास की रफ्तार है, सारी दुनिया विकास के लिए आगे बढ़ रही है। और आपको पता होगा कि विकास का जो रास्ता है वो विनाश के रास्ते से होकर के ही जाता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग विकास की बातें करते हैं, चाहे जिस चीज़ का विकास हो, अगर सड़कों की विकास की बात करते हैं तो सड़क के किनारे सबसे पहले जो घने पेड़ होते हैं उसको काटा जाता है। अगर बांध बनाते हैं तो देखते हो कि आसपास का जो क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है। बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाया जाता है, नदियों पे बनाया जाता है। तो जो नदियों की जो परंपरागत धाराएं हैं, जो प्राकृतिक धारा है, उसमें बदलाव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी अपना प्रभाव डालेगी। और इसमें जो सबसे प्रमुख ये बात है कि समग्र या सतत या फिर कहें कि समुचित जो समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो सतत समाज का विकास तभी संभव है जब आप पर्यावरण के हितैषी बनेंगे। पर्यावरण के विरोध में जाकर के आप पर्यावरण को का विरोध करके समाज को विकसित नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें एक पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण से इसको अगर हम लोग देखें तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में मुख्यतः जो पर्यावरण की नीतियां हैं उस पर वो बात करती है। जो पर्यावरण पे जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, जो उस पर सरकार का बहुत सारा बजट है। अभी बिहार में देख रहे हैं कि जल जीवन हरियाली पे बहुत सारा काम हुआ है और इसका जो प्रशंसा है वो पूरे भारत में हुआ है कि काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो ये मेरा मानना था कि जो भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उसको एक बड़े लेवल पे और जन भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। और अभी देखा जाए तो UNEP का एक रिपोर्ट है 2022 का, तो उसमें जो 193 देशों का एक जो रिपोर्ट आया है पर्यावरण का, तो भारत उसमें 120वें स्थान पे है। और अगर आप 2021 की बात करेंगे तो भारत उसमें 117वें स्थान पे था। तो कहीं ना कहीं अगर टेक्निकली व्यू से अगर देखा जाए तो पर्यावरण के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा रवैया है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा वो मतलब कॉन्शियस नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो है हमारे मुख्य एजेंडे में नहीं है। हम लोग बातें तो बहुत सारा करते हैं, सम्मेलन होती है, लेकिन जब ग्रास रूट लेवल की बात होती है तो फिर जो परिस्थितियां आज से अगर 2 दशक पहले थी उससे बुरी परिस्थितियां आज हो चुकी है, उस पर कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। और इसका अगर दूसरा पक्ष एक और है कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल भी नहीं सकती है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में जहां विकास की रफ्तार, हम लोग बोलते हैं कि विकास तेज़ी से हो रहा है, तो जैसे ही विकास होगा तो वहाँ पे पर्यावरण का दोहन स्वाभाविक है। तो फिर बात होती है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो अगर देखा जाए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, तो भारत की जो पर्यावरण संरक्षण नीति है वो 2004 के बाद अभी तक कुछ उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। तो मोटा मोटी 2 दशक का समय बीत गया और 2 दशकों में अभी तक कुछ व्यापक सुधार संबंधित कार्यक्रम नहीं चलाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है जो हम लोग बात करते हैं कि सतत समाज की जो कल्पना है, तो उसके कल्पना में वो बाधक चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ है कि हम लोग
जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज में जो समाज की जो बनावट है, तो उस बनावट में भी पर्यावरण का जो रोल होना चाहिए उसके प्रति हर एक व्यक्ति जो है वो जागरूक नहीं है। क्योंकि मैडम का एक कमेंट को मैं जोड़ना चाहूँगा, पुतुल मैडम के कमेंट को। उन्होंने बोला कि जो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल सोसाइटीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो सस्टेनेबल सोसाइटीज़ नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी होनी चाहिए। क्योंकि समस्या जिसके साथ है उसको पहले हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो समाज उसके लिए जिम्मेवार है। अगर पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं हो रहा है तो इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, समाज के जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। तो आखिर ये कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। सरकार की जो नीतियाँ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हैं, जिस डिपार्टमेंट की नीतियाँ हैं, अगर उस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो नीतियाँ अपने आप में काफ़ी व्यापक है, काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से और तरीके से बनाई गई है। लेकिन जैसे ही उसकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की ओर देखते हैं, स्टेट वाइज अगर उसका हम लोग एक डेटा निकालते हैं तो उसी वैसे ही वो सारा जो सिस्टम है वो धराशायी होते हुए दिख जाता है। वो सेम कंडीशन यहाँ पे पर्यावरण जो विभाग है उसका भी अगर देखिएगा, भारत के संदर्भ में देखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहाँ से जो देखिएगा, फिर अगर आप एक दो स्टेट का निकाल के देखिएगा तो स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे अभयारण्य है, सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो सरकार सिर्फ उस जो सेम जो पॉकेट है उसी पे फोकस कर रही है। तो आज समय ये हो गया है कि हम लोग जो बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की बात करते हैं, तो आज समय आ गया है कि स्पेशल फॉरेस्ट जोन भी होनी चाहिए। फॉरेस्ट जोन इसलिए होनी चाहिए और इसका जो स्वरूप होना चाहिए वो ज़्यादा बृहत नहीं, वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट हो। अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में अगर देखें तो अगर ऐसा ही कि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है तो जिला वाइज कुछ ऐसा हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्षेत्र जिससे पर्यावरण में जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई है उसको सही किया जा सके। आप देख रहे हैं कि जैसे कि भारत में जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो 382 के आसपास है। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो जो मैदानी भाग के जो राज्य हैं उसमें जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। बिहार की बात करेंगे तो 1100 समथिंग है। हर स्टेट में किसी में कम भी है, किसी में ज़्यादा भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस राज्य में जो नीड है, नीड तो पर्यावरण की ज़रूरत हर जगह है, पर्यावरण बेहतर हो इसके लिए सभी लोग काम करें, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा नीड है, जहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पे सरकार को उस ढंग का पॉलिसी बना करके और पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी हम लोग जो है जिस सतत समाज की बात करते हैं और आज हम लोग इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं, तो सतत समाज की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब पर्यावरण को हम लोग बेहतर बनाएंगे। और उसका जो दोहन हो रहा है, तो दोहन को तो पूरा कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका वैकल्पिक रूप क्या हो सकता है। जो 3R की बात करते हैं, रिड्यूस रिसाइकिल, तो वो फिर वो क्या हो सकता है वैकल्पिक साधन, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसी के संबंध में अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रभात सर। अब हमारे एचपीएस कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रमोद पासवान सर हैं, अपने वक्तव्य देंगे। हर्षपति सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में आज दिनांक 25/5/2023 जो है डेट के समय में निर्धारित सेमिनार हो रहा है। और इस सेमिनार को सफल बनाने के लिए एचपीएस कॉलेज के जो हमारे बरसर सर हैं डॉक्टर उमर फारूक सर, मैं
महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं इनको धन्यवाद देता हूं और हर्षपति सिंह महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी सर, जो हमारे महाविद्यालय के रात दिन चिंतित रहते हैं कि इस महाविद्यालय का विकास कैसे हो, हमारे महाविद्यालय में आयोजन कुछ न कुछ होते रहे, विद्यालय का नाम इस दरभंगा यूनिवर्सिटी में नाम रोशन होते रहे, ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय प्रयत्न रहते हैं। और इस मंच पर जो हमारे मंचासीन हैं, जो हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, जो समाजशास्त्र विभाग के हैं, और पुतुल सिन्हा जी और सुशील कुमार जो हमारे नेपाल से आए हुए सर हैं, मैं इस सेमिनार के माध्यम से मैं आप तमाम मीडिया वाले और छात्र जो भी हैं, मैं इस सेमिनार के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक्स है सतत समाज के लिए पर्यावरण शिक्षा हेतु एक समग्र दृष्टिकोण, मैं इसके संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक हूं और इस देश को आज़ादी दिलवाने में हमारे देश के किसी भी समुदाय के लोग क्यों न हो, उनका अहम भूमिका रही है। और इस देश की आज़ादी में जो उनका अधिकार है, चाहे इस देश की मिट्टी में, चाहे इस देश की हवा में, चाहे इस देश की पानी में, चाहे इस देश की जलवायु में, जो हमारे फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत जो है इस चीज़ को हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे मैडम ने बोली कि हम लोग चापाकल के निकट जाते हैं, एक बाल्टी में हम स्नान करना चाहिए, लेकिन वहाँ उपयोग कर देते हैं 10 बाल्टी का। ये स्थिति है, ये पर्यावरण के तहत ऐसी स्थिति है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो है वर्तमान परिवेश में सरकार ने बहुत ऐसी योजना चलाई है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारे जीव जंतु का जो है वह कैसे सुरक्षित रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में परिभाषा दिया है कि मानव के बीच में जो शिक्षा अर्जित किया है, जो मानव है उसको समाज से शिक्षित करके उसको आगे निकलना चाहिए, तब जो है समाज का निर्माण होगा। हमारे अरस्तु महोदय ने परिभाषा दिया है कि समाज जो है एक सामाजिक प्राणी है और हमको समाज में मिल करके रहना चाहिए, हैं? ऐसा नहीं कि हम समाज से हट करके एक जंगल में जा करके हम निवास करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, या तो देव है या तो दानव है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि समाज में मिलजुल करके रहना चाहिए। आज सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, आज सरकार ने बहुत योजना चला करके आज मिडिल स्कूल से लेकर के +2 तक जो है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति की योजना दी है, साइकिल की योजना दी है। जो लड़की पढ़ रही है उसके लिए 50,000 की घोषणा की है कि ताकि हमारे भारत में शिक्षा जो है वह उच्च स्तर पर पहुंचे। लेकिन उसके तहत भी हम लोग शिक्षा के प्रति जागृत नहीं है। ये पर्यावरण के तहत जो हमको फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार मिला है उस अधिकार को हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान के जो है 42वें संशोधन के तहत जो 1976 में संशोधन किया गया है, एक मूल कर्तव्य जो है हम लोगों को जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय हमारे देश में नागरिक के 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 2002 में संविधान के 46वें संशोधन के तहत उसमें एक चीज़ को जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की प्रावधान किया जाए। लेकिन हम लोग समाज के बीच में जो है, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के बीच में बच्चे को उनको निकलना चाहिए, शिक्षा के प्रति उनको जागृति करना चाहिए। तब जो है हम पर्यावरण के तहत, शिक्षा के तहत हम समग्र दृष्टिकोण से हम जो है आगे पहुंचने का काम करेंगे। और हम अंत में
किसी कवि ने, एक शायर ने लिखा है कि धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत का दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या, बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर। अब क्रम प्राप्त है इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन का। कर दीजिए, उसके बाद कर देंगे। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी सर का संबोधन। आज दिनांक 25/5/2023 को महाविद्यालय मधेपुर की तरफ से इस पर्यावरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार के आयोजन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पुतुल सिंह, जो कि MRM कॉलेज से आई हैं, डॉक्टर सुशील कुमार यादव जी जो नेपाल से आए हैं, हमारे भूतपूर्व जो समाजशास्त्र के अध्यक्ष हैं उदय चंद्र झा जी पितातुल्य हैं, साथ ही MRM कॉलेज से ढेर सारी शिक्षिका MLSM कॉलेज से भी नाम नहीं बता सकते हैं, नोट नहीं किया हम यहाँ पर। और मारवाड़ी कॉलेज से भी मैडम आई हैं। सबों ने अपना अपना विचार, जो कुछ भी तैयारी उनका था, अपने अपने हिसाब से विषय से जुड़ा हुआ अपना अपना विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन सबों को महाविद्यालय प्रशासन हार्दिक अभिनंदन करता है और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है। कॉलेज की कुछ छात्र भी यहाँ पर उपस्थित है, बड़ा धैर्य से, संयम से आप लोगों का स्पीच ये लोग सुन रही हैं, प्रोग्राम भी प्रस्तुत की। मेरे महाविद्यालय के जो अतिथि शिक्षक हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज के बाद फिर 29 को भी फिजिक्स विषय में महाविद्यालय एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। हम उस सेमिनार में भी आप लोगों को सभी को पुनः आमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आइए और उस डेट में भी होने वाले सेमिनार को आप लोग सफल बनावे। जहाँ तक पर्यावरण की बात है,
तो शुरुआती स्पीच में ही मैडम सारे विषय वस्तु को स्पष्ट क्लियर ढंग से हम लोगों के समक्ष रख दी। सर जो हैं अपनी भाषा में, इनका भी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा। इस सेमिनार का निचोड़ यही है मोटा मोटी कि हम लोग सचेत रहे, सचेत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारा आने वाला पीढ़ी हमको गाली नहीं दे, उस हिसाब से हमको काम करना है। पेड़ पौधा, नदी पहाड़, जल जीवन, खनिज भंडार, ये सारी बात इसमें आई। समझ में यह आया कि अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित करेंगे। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे, सीमित ढंग से उसका उपभोग करेंगे, तो आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ हम बचा के रखेंगे। और यह आज से नहीं है पर्यावरण का विषय, ये तो वैदिक काल से है। हमारे ऋषि मुनि उस समय के हजारों वर्ष पहले नदी पहाड़ की पूजा करते थे। पीपल के पेड़ में जो है हम लोग आज भी जल डालते हैं। बचपन में थे तो पता नहीं चलता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोग पीपल के पेड़ में जल क्यों डाला जाता है। तो आज बात समझ में आ रही है कि उसका कुछ माने मतलब है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी तरह देख रहे हैं कि जल का दोहन हो रहा है। मैडम बोली है कि जो है शहर समय जो है कौन समरसेबुल जो है जिसका उपयोग हो रहा है, तो 1% 2% आदमी जो है पानी का समस्त उपयोग कर लेता है, फिर 98% आदमी कहाँ जाएगा। तो मैडम की एक बात हुई है कि इक्वलिटी होगा, समान ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात बिल्कुल आज के संदर्भ में सही है। इस विषय पर जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो विषय रखी हैं डॉक्टर रीना मैम, इनको हम स्पेशली तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण पर पूरे विश्व में चर्चा विहंगम दृष्टिकोण से छिड़ा हुआ है। भाषण हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। अभी G20 के बैठक में प्रमुख मुद्दा था, अभी G7 की बैठक हुई है, उसमें क्लाइमेट पर प्रमुख मुद्दा था। भाषण तो हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर जो है वो नहीं ये बात को जो है ना एप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा तो कुछ संस्कार है जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है, इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और कुछ उसका अनुसरण कर रहे हैं, और यही कारण कि हम बचे हुए हैं। लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा, इसको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि इस सेमिनार से अगर कुछ भी थोड़ा भी हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे तो हम समझेंगे कि यह जो सेमिनार का आज आयोजन हुआ यह सफल हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आगे फिर जो लंच है, लंच के बाद फिर समापन समारोह है। दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, फिर आप लोग को अपने जगह पर पुनः पहुंचना भी है। तो जैसे सुरक्षित यहाँ तक आप आए, वैसी मैं कामना करता हूँ कि सुरक्षित पुनः फिर अपने जगह पर आप लोग लौट करके चले जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, कुछ देर के लिए विराम देते हैं लंच ब्रेक के लिए। उसके बाद हम फिर यहीं पे फिर समाचार